हेलो प्यारे बच्चों, मैं टीचर अखिलेश कुमार सिंह। जैसा कि आपको बहुत दिनों से इंतजार है प्रश्नावली के सवालों को। सवाल इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि घर पे कुछ पूजा वूजा थी और कुछ थोड़ा सा टेक्निकल एरर भी हो गया था। और अब आपको रेगुलरिटी से मेरे सभी वीडियो प्रोवाइड होंगे। प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैंने प्रश्नावली के वीडियो और कुछ भूमिका से रिलेटेड सभी संख्याओं के विषय में डिस्कस किया था। उसको आप देख करके ही इस वीडियो को देखें, और नहीं देख सकते तो इसके पहले का वीडियो अवश्य देखें। क्लियर? और तभी इस चैप्टर से जब आप आएंगे और प्रश्नावली को देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा और आराम से आप बातों को समझ पाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि अगर पीछे के तीनों वीडियो देखें तो आप उसमें आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो बिना देरी के आज शुरू करेंगे। एकदम प्रश्नावली का पूरा धुआं धुआं कर दिया जाएगा। और आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आपका बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको संख्याओं को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना। तो आइए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है। कुछ करना नहीं है, सिंपल। कक्षा 5 में 6 में 7 में 8 में आपने संख्याओं को विभाजन की प्रक्रिया से तोड़ के छोटा कर दिया होगा। बस वही प्रोसेस अपनाना है और आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। आइए मेरे साथ देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले विभाजन की प्रक्रिया इसके लिए करेंगे। अब आपको बता दें कि जिस संख्या के अंत में शून्य या 2 सम्मिलित होता है या शून्य होता है और लास्ट में सम संख्या होती है, उसे 2 से काटा जाता है। वीडियो में मेरे सभी चीज़ों की जानकारी अवेलेबल है, आप उसे देख के पूरा समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ लास्ट में शून्य या सम संख्या आएगा उसे 2 से काटा जाएगा। क्लियर? तो 2 से काटें। अब 2 से काटने जा रहे हैं तो ये संख्या एक एक संख्या काटी जाती है। तो ये जब सिंगल लेंगे तो छोटी है, इसलिए डबल कर लेंगे। 2 7 14 और 2 5 10। इस तरीके से 2 7 14 और 2 0 0। इस तरीके से आपका कैंसिल होगा। एक बार विभाजन हुआ, फिर आप 2 से काटिए। 2 3 6 और एक साथ 2 5 10। फिर क्या करेंगे, आप इसे 5 से काट सकते हैं। 5 7 35 और 7 51 7। इस तरीके से आपने 140 का क्या कर दिया है, फैक्टर कर दिया है। तो आपका आंसर जो बनेगा 140 इज इक्वल टू 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 एक बार और 7 एक बार। इसको और बढ़िया से लिखना चाहें तो 140 के अभाज्य गुणनखंडों को 2 पे 2 घात और 5 पे 1 और 7 पे 1 इस तरीके से लिख के आप एग्जामिनर को बता सकते हैं। इससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? और ये आपका क्या है, आंसर है। इसे कहते हैं संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। कुछ यूं कर सकते हैं। अगली संख्या आपके पास है 156। क्लियर है? ये पहले का क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। 156 को फैक्टराइज कैसे करेंगे उसको देख लें आप यहाँ देख रहे हैं, फिर से सम संख्या देख रही है तो आप इसे 2 से काटें। 2 से काटेंगे छोटी संख्या, इसको डबल कर लीजिए। 2 7 14, 1 बच के जाएगा, 2 8 16। फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 3 6 2 9 18। फिर किससे काटेंगे, 3 से। 3 1 3 और 3 3 9। फिर 3 13 से काट देंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या कर लिया है, 156 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया है। वो आपके पास 2 गुणे 2 2 बार और 3 एक बार और 13 एक बार। इस प्रकार से 156 के टोटल कुल कितने गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, 156 2 का 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार है। और 13 कितनी बार है, 1 बार है। इस प्रकार से एक बार और ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद आप तीसरी संख्या यहाँ पर देख लीजिए। तीसरी संख्या आपकी कौन सी है, आपको काटना है 3825 को कैंसिल करना है। क्लियर है? अब देखिए 2 से तो आप काटना जान रहे हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 या सम संख्या आता है उसे 2 से काटा जाता है। 3 से काटने का नियम है, अगर उसमें उपस्थित संख्या में अंकों को जोड़ें तो 3 का पहाड़ा बन जाएगा या 3 से विभाज्य हो जाए तो उसे हम काट सकते हैं। तो यहाँ देखें 2 से तो कटने का चांस नहीं, ना तो 0 ना तो सम संख्या, इसलिए 2 से नहीं काटेंगे। 3 से क्या, 3 और 8 को जोड़िए 11 हो गया। 11 में 2 जोड़िए 13 हो गया। 13 में 5 जोड़िए 18 हो गया। अब चूंकि 18 3 के पहाड़े में आता है या 3 से कट जाता है, इसलिए संख्या 3 से कट जाएगी। तो बिना संकोच के, निसंकोच आप इसे 3 से काट सकते हैं, क्योंकि 2 से तो कटता नहीं। तो एक एक संख्या करके काटे तो 3 इकन्नम 3 और 3 दुनाए 6, 2 बच के जाएगा। 3 7 21, 1 बच के जाएगा। 3 5
15। इस प्रक्रिया से आपने पहली बार विभाजन कर दिया। अब देखिए जिसके अंत में 0 या 5 होता है वो 5 से कटता है, लेकिन क्या ये 3 से कटेगा? इसको देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से चेक कर लीजिए आप। तो 3 से लगाइए, देखिए 1 और 2 कितना हो गया? 3, और 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 और जोड़ेंगे तो 15। अब चूंकि 15 भी 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए 3 से आप आराम से काट देंगे। तो क्रम से काटते हैं, सबसे पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे क्रम से चलते रहते हैं। तो 2 से कटने वाला नहीं था, इसलिए मैं 3 से काट रहा था, ठीक है। और 3 से कट भी रहा है, नियम मैंने आपको बता ही दिया है, उस नियम के तहत कट रहा है तो काटेंगे। तो काटिए, 3 से काटेंगे। ये देखिए छोटा, इसको डबल कर लीजिए, 3 चौक 12, इसमें आइए 3 दूना 6, 1 बच के जाएगा, 3 5 15। अब देखिए क्या है, 3 से कटने के रूल को फॉलो कर रहा है। 4 + 2 6 हो जाएगा, 5 11। अब नहीं कट रहा है, ना तो 2 से कट रहा है, ना तो 3 से कट रहा है। तो लास्ट में 5 दिखे तो आप 5 से काट सकते हैं। 4 से क्यों नहीं काटा? 4 से कटने का नियम है कि लास्ट में दोनों अंक अगर 4 से कटेंगे तभी संख्या को 4 से काटा जा सकता है। क्लियर? इसलिए 4 से नहीं, तो 2 3 और 4 से नहीं कटा। 5 का रूल है, लास्ट में 0 5 आना चाहिए, तो आ गया है 5, इसलिए 5 से काटिए। 5, ये देखिए छोटा है, 5 से डबल कर लीजिए, 5 8 40, 2 बच के जाएगा, 5 5 25। फिर आप 5 से काट सकते हैं, 5 1 5 3 बच के हासिल में जाएगा, तो बगल में 5 है, जब 3 बचेगा बगल में 5 है तो कितना बन जाएगा? 35। इस तरीके से काटिए, तो 5 7 35। अब 17 को आप काट सकते हैं, 17 1 17। तो एक बार फिर से आपने अभाज्य गुणनखंड कर दिया है, और वो अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हो रहा है वो आपको 38 25 का प्राप्त हो रहा है। और उसके अभाज्य गुणनखंड में 3 कितनी बार आपको दिखाई पड़ रहा है? 2 बार दिखाई पड़ रहा है। 5 कितनी बार दिखाई पड़ रहा है? 2 बार दिखाई पड़ रहा है। और 17 1 बार दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से आप इसे अपना अभाज्य गुणनखंड में पुनः से एक बार आंसर कह सकते हैं। इस प्रकार से मैंने पहले के 3 क्वेश्चन को बहुत धमाके तरीके से हल कर दिया है, और आप इसे देख सकते हैं। क्लियर है? आप इसको नोट करते रहे मेरे साथ, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं कुछ सेकंड के लिए मात्र हटूंगा। चलिए ठीक है, आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अब आपके पास 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास 5005। अब आप इसे देखें। अब यहाँ 2 से कटने का, 3 से कटने का कोई चांस नहीं है, ना तो लास्ट में सम है ना तो शून्य है, इसलिए 2 से नहीं काट सकते। 5 और 5 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, वो 3 के टेबल में नहीं आता है, शून्य जोड़ने का कोई फायदा नहीं था। 4 से मैंने बताया था लास्ट के दोनों अंक 4 से कटने चाहिए, ऐसा भी नहीं हो रहा है, इसलिए आप 4 से भी नहीं काट सकते। 5 का रूल मैंने क्या बताया? लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, तो 0 तो नहीं है लेकिन 5 तो है, तो इसलिए 5 से काटेंगे। चलिए बिना देरी के काटना प्रारंभ करते हैं। तो 5 1 5 0 0 5 1 5। अब इस संख्या को आप याद रखें कि 1001 जब भी आए तो आप उसे 7 से काट दें। कुछ रूढ़ संख्याएं होती हैं बेटा, उसे याद करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप इसको फोकस करके कंसंट्रेशन से बात को दिमाग में बैठाएं, सेव करें कि अगर कहीं 1001 दिखे तो बिना हिचक के उसे 7 से काटना प्रारंभ करें। तो 7 से काटेंगे, छोटी है 7 से, इसलिए डबल कर लीजिए, 7 1 7 3 बच के जाएगा, 30 बनाएगा, 7 चौक 28, 2 बच के जाएगा, 7 3 21। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 143 दिखाई पड़ रहा है। क्लियर है? 143 दिखाई पड़ रहा है। इसको काटना जब आपको पड़े तो तुरंत 11 का इस्तेमाल करिए, क्योंकि 143 को भी आपने अपने माइंड में बैठा के रखिए कि 143 एक ऐसी संख्या है जो 11 और 13 का फैक्टर होती है, 11 और 13 से कटती है। तो पहले 11 का नंबर आएगा, 13 का आएगा नहीं, इसलिए हम 11 से काटेंगे। तो 11 से काटेंगे, 11 से छोटा इसको भी डबल करिए, 11 1 11 3 बच के जाएगा, 11 3 33, और 13 से फिर एक बार में काट देंगे, 13 1 13। इस प्रकार से आपने देखा कि एक बार फिर से आपने फैक्टर प्राप्त कर लिया है, और वो फैक्टर है आपका 5005 का। तो 5005 के फैक्टर में आपको प्राप्त हो रहा है 5 एक बार प्राप्त हो रहा है, 7 एक बार प्राप्त हो रहा है, 17 एक बार प्राप्त हो रहा है, 13 एक बार प्राप्त हो रहा है, और इसे आप अपना क्या कहेंगे? आंसर कहेंगे। क्लियर है? इस प्रकार से आपने 5005 का भी क्या कर दिया है? अभाज्य गुणन खंड कर दिया है। क्लियर है? अब लास्ट का जो क्वेश्चन है पहले का 5वां, उसे भी आप देखें। इसे 7429 कहा जा होता है। अब इसका फैक्टर, इस संख्या को बच्चों कक्षा 10 बोर्ड पेपर के लिए आप एकदम कंसंट्रेशन से याद रखें कि अगर आपको कहीं 7429 दिख जाए तो उसके लिए आप दिमाग में ये बैठा के चलें कि सबसे पहले आपको एक बार 17 से काटना है, फिर 19 से काटना है,
और उसके बाद 23 से काटना है, क्योंकि काटने का क्रम तो फिक्स है, 2 से काटे, फिर 3 से काटे, फिर 4 से काटे, फिर 5 से काटे। और आप काटते काटते प्रैक्टिस करिएगा तो आपको लास्ट में ये कहीं कटेगा नहीं, और जाके 17 जब आप इस्तेमाल करेंगे या प्रयोग में लाएंगे काटने के लिए तो आराम से कट जाएगा। मुझे पता है, चूंकि मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है, मैं जान रहा हूँ। आपको फंसाना नहीं चाहता हूँ, आप मुझसे प्रैक्टिस नहीं करवाना चाहता। आप यहाँ देख लें, जाने, और इसको बोर्ड के लिए जरूर याद करके प्रैक्टिस करके रखें। इस संख्या को याद रखें कि जब भी इसका प्रयोग हो तो आप 17, 19 और 23 से काटना प्रारंभ करें। क्लियर? तो आइए सबसे पहले काटेंगे किससे? 17 से। ठीक है, तो 17 से काटिए। देखिए 17 से छोटा है एक अंक जब लेंगे, इसको डबल कर लीजिए, 74 हो जाएगा। तो 17 चौक के 68। अब देखिए 74 में से आपका 68 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो 14 में से 8 जाएगा 6, और ये 6 6 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब 6 बचा, बगल में इसके कितना है? 2, तो आप देखेंगे 62 बन जाएगा। अब 62 को काटिए आप, तो 17 तियां कितना हो जाएगा आपका? 17 तियां 51 हो जाएगा। क्लियर है? 2 में से 1 जाएगा 1, क्योंकि 17 तियां 51 और 17 चौक के 68 हो जाएगा, और है ही ये 62, इसलिए आप 3 बार से ज्यादा टेबल नहीं ले सकते 17 का। तो 17 तियां 51। अब आप घटाइए, 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 1 गया 5 गया 1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 11 बच रहा है, और लास्ट में अब गिनती कितनी बची है? 9, 119। तो आप 119 को काटने के लिए 17 7 बार में अगर टेबल पढ़ देंगे, 17 7 119 कट जाएगा। तो क्लियर है? 17 चौक के 68, आपका 6 बचता है 62 बनाता है, 17 तियां 51, उसके बाद आपका 11 बच जाता है, बगल में 9 है 119, तो 17 7 119। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद आप देखिए इसको काटने के लिए 19 का प्रयोग किया, जैसा कि मैंने कहा है कि आप इसको याद करके चल सकते हैं। क्लियर है? आप इसे काटें, देखें, देखिए 19 से काटने चलेंगे, छोटा डबल कर लीजिए, तो 19 दुनाए 38, और उसके बाद आपके पास 5 बचेगा, 19 तियां 57। अब देखिए आपको 23 को 23 से ही काटना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, और कोई संख्या है नहीं जो उसे विभाजित कर दे। क्लियर है? तो 23 से करने में 23। इस प्रकार से आपने देखा कि एक बार फिर से जो रूढ़ संख्या थी काफी, जिसका नाम है 7429, उसका भी आपने फैक्टर बड़े आसानी से कर दिया है। इसमें आपको 17 एक बार, 19 एक बार, और 23 एक बार प्राप्त हो रहा है, और ये आपका आंसर है। इसे कहते हैं संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो आपने संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। पहला क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से आपने समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। मात्र कुछ सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन के कहने का अर्थ क्या है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पूर्णांकों निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करिए। क्लियर है? ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिए इस बात को कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो अपने HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ दो ही संख्याएं दी गई है, इसका मतलब ये सभी दो संख्याएं, अगर इनका मैं HCF और LCM ज्ञात कर लूं तो ये HCF और LCM का जो गुणनफल का मान आएगा वही दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान होगा। ये इसे करके उसकी पुष्टि की जाएगी, उसे सत्यापन किया जाएगा। क्लियर है? तो आइए मैं करके आपको दिखाता हूं कि कैसे किया जाएगा। तो पहले भी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उतना तो आप जरूर से जरूर करेंगे। उसको करने के बाद मैं आगे का स्टेप आपको दिखाऊंगा कि कैसे होगा। तो आइए सबसे पहले करते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है? आइए सबसे पहले 26 का प्रयोग करें आप। तो इसे काटने के लिए 2 का प्रयोग करेंगे। 2 एकम 2, 2 तियां 6, और फिर 13 से आप फिर से काट सकते हैं। इस प्रकार से आपने 26 का फैक्टर कर दिया है। और 26 को अगर आप पावर में बदलना चाहेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहेंगे, तो 26 बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 2 एक बार और 13 एक बार। क्लियर है? अब इसकी दूसरी जो संख्या है
यहाँ पर दी गई वो 91 है। क्लियर है? तो हम 91 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणन खंड करेंगे। तो आप देखें 91 का भी फैक्टर कर दें। आप सबसे पहले से कैसे काटेंगे, 7 से, 7 एकन्यम 7 और 2 बचेगा 7 त्रिक 21। फिर 13 को 13 से ही काटा जा सकता है और कोई संख्या आपके पास है नहीं जिससे 13 को काटा जाए। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने 91 का भी क्या कर दिया, एक बार अभाज्य गुणनखंड कर दिया, जिसमें 7 एक बार प्राप्त हो रहा है, 7 एक बार प्राप्त हो रहा है और 13 एक बार प्राप्त हो रहा है। अब आप देखें इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। आपको करना क्या होता है कि संख्याओं का एज इट इज आप लिख लीजिए जैसे आपने फैक्टर किया, 2 के घाते 1 और 13 के घाते 1। ठीक है? इसके बाद आप 91 को भी क्या करेंगे, घातों के रूप में लिख लेंगे। 7 पे पावर 1 है और 13 पे पावर 1 है। ठीक है? क्लियर है? अब आप इसका एचसीएफ लगाने के लिए रेडी हैं। देखिए एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। एचसीएफ निकालना बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। कैसे कि पहली बात तो आपको एचसीएफ लगाते समय ये देखना पड़ेगा कि संख्याओं का जो फैक्टराइजेशन आपने किया, जो पावर में बदला है, उस पावर में कौन सी संख्या कॉमन है, मतलब कि दोनों में है। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 7 है तो उसमें नहीं है, लेकिन इस 13 को देख रहा है इसमें भी है और इसमें भी है। अब ध्यान ये रखा जाता है कि जो दोनों में हो उसे बाहर निकाला जाएगा और साथ ही साथ इस बेस पे बाहर निकाला जाएगा कि उसकी छोटी घातों को बाहर निकाला जाएगा। तो 2 बातें, पहली बात तो संख्या दोनों में होनी चाहिए और उसमें से सबसे छोटी, मान लीजिए दोनों में 5 थी, अब 5 में एक पे 4 घात लगा है, एक पे 3 घात लगा है, तो हम कौन सा निकालेंगे, 3 घात वाला निकालेंगे। या 5 पे एक बार 5 घात लगा है और एक बार 5 पे 2 घात लगा है, तो हम कौन सा निकालेंगे, 5 पे 2 घात। मतलब कि दोनों में हो उसके बाद उसमें सबसे छोटी घातों को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। तो यहाँ आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो पहले तो हम चुनेंगे कि दोनों में हो, तो केवल 13 ही दोनों में है, ये दोनों तो है ही नहीं, तो इनको आप छोड़ देंगे। जो संख्याएं दोनों में नहीं होंगी उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपके पास 13 के घाते 1 ही मिलेगा। इस प्रकार से आपका 13 क्या है, 13 क्या है, आंसर है 13 ही आपका क्या है, 13 ही आपका आंसर बन जाएगा। 13 ये आपका क्या है, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ। क्लियर है? अब आप यहीं पर एलसीएम भी लगा लीजिए तुरंत। एलसीएम में आपको क्या करना होगा, एलसीएम में ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो संख्या दोनों में होगी वो भी निकाली जाएगी और जो दोनों में नहीं होंगे वो भी, मतलब जो उभयनिष्ठ है संख्या या कॉमन है उसे भी आप बाहर करेंगे, जो उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं है उसे भी बाहर निकालेंगे। शर्त इतना है कि इस बार छोटी घात नहीं बड़ी बड़ी घातें निकाली जाएंगी। तो क्लियर है? तो एलसीएम में आपको बड़ी घातें निकालनी है, एचसीएफ में आपको छोटी घातें निकालनी है। एलसीएम में जो कॉमन है उसे भी निकालेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे भी निकालेंगे। तो देखिए 2 कॉमन नहीं था उसे भी आप निकाल लीजिए, 7 भी कॉमन नहीं था उसे भी आप निकाल लीजिए, 13 कॉमन है लेकिन इसमें से बड़ी घात निकालेंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ तो घातें ही बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। क्लियर है? तो 2 साते 14 आपका बनेगा और एक 13 बच जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 13 चौके 52, 13 एकम 13 5 18। इस प्रकार से आपके पास आंसर आ गया है 182। तो 2 आंसर आपके पास आ गए हैं। ये आंसर नंबर आपका फर्स्ट था और ये आंसर सेकंड था। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया था तो आपने एचसीएफ बता दिया 13 और एलसीएम बता दिया 182। अब यहाँ पर ये है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है कितना, संख्याएं हैं, तो आप देखिए जांच कर लीजिए। इसे क्या कहा जाता है, जांच कहा जाता है, या आप इसे कह सकते हैं सत्यापन। क्या कहते हैं, सत्यापन। सत्यापन में क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं हैं कौन, एक है 26 और एक है 91। तो 26 और गुणे 91 बराबर आपका एचसीएफ और एलसीएम होगा। तो एचसीएफ की वैल्यू आपके पास है 13 और एलसीएम की वैल्यू है 182। दोनों का आप गुणा कर ले तो 26 और 91 का मैं गुणा आपको यही करके दिखा दूं क्या,
26 और गुणे 91 आप करेंगे तो ये 26 आएगा, 9 छक्के 54 की 4, 5 हासिल, 9 दूना 18, 5 23 आ जाएगा, 6 6 3 और 2 2366। तो 2366 आपको प्राप्त होगा। इधर गुणा करेंगे 13 दूना 26 के 6 आपका 2 हासिल, 13 8 104, 2 6 10 हासिल और 13 के नाम 13 10 23। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि आपको दोनों साइड का, दोनों पक्षों का मान, संख्याओं का गुणनफल, ये वाली बात, और एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का गुणनफल, दोनों ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इस प्रकार से पुष्टि हो जाती है। इसे आप कहेंगे इति सिद्धम कह सकते हैं। क्लियर है? बस इतना ही करके बच्चों आपको दिखाना रहेगा और आपके सवाल से पूरे मार्क आपको मिलेंगे। कहीं से भी एक भी नंबर कटना नहीं है, लेकिन जिस लहजे में, जिस तौर तरीके से मैं लगा रहा हूँ, ऐसे ही आप लगा के कंप्लीट करके देंगे। पहले स्टेप में आप फैक्टर कर देंगे, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों का पावर बदल के कम घातों को निकाल लेंगे कॉमन में, तो एचसीएफ आ जाएगा। बड़ी घातों को निकाल लेंगे कॉमन और नॉन कॉमन के साथ, तो आपको एलसीएम आ जाएगा। और सत्यापन के लिए इस लाइन का प्रयोग करके आप सिद्ध कर दीजिए, संख्याओं का गुणा करके। ये हमेशा दो ही संख्याओं के लिए क्या होगा, सत्य होगा। ऐसा नहीं कि 3 संख्या दे तो उनका भी गुणा करके आप दिखाने लगे, वो आपको सत्य नहीं होगा, मतलब दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी। क्लियर है? केवल 2 संख्याएं जब रहेंगी तभी आप इस तरीके से पुष्टि कर सकते हैं। क्लियर? अब हम चलेंगे बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन पे। आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, मैं कुछ सेकंड के लिए हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लें। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब आपके पास संख्या है, यहाँ पर एक संख्या है 510, इसका आप फैक्टर करना प्रारंभ करें। देखिए वही काम है, फिर से फैक्टर करेंगे तो 2 दूनाएं 4, 1 बच के जाएगा, 2 5 10, फिर 1 बच के जाएगा, 2 5 10, फिर 2 से तो कट गया है। अब देखें 5 5 10 और 2 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है, इसलिए बिल्कुल 3 से कट जाएगा। 3 से काटें 3, देखिए छोटा है, 3 से डबल कर लीजिए, 3 8 24, 1 बच के जाएगा, 3 5 15। फिर क्या करेंगे, आप इसे 5 से काट सकते हैं, तो 5 × 5, 3 बच के जाएगा, 5 7 35। फिर आप 17 को 17 से ही काट सकते हैं। इस प्रकार से 510 का आपने फैक्टर कर दिया है। 510 के फैक्टर में 2 आपको एक बार, 3 आपको एक बार, 3 आपको एक बार, 5 आपको एक बार, 5 आपको एक बार और 17 आपको एक बार प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? इसके बाद आप देखें साथ ही में इसके साथ एक और संख्या है जिसका नाम है 92, 92। आप इसे काटें, 2 चौक 8, 1 बच के जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 दूनाएं 4, 2 तिहाई 6, फिर इसको 23 को तो एक ही संख्या काटती है, आपको पता भी होगा। क्लियर है? इस प्रकार से आपने क्या कर दिया है, एक बार और 92 का फैक्टराइजेशन प्राप्त कर लिया है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदल दिया है। उसमें क्या हो रहा है, 2 आपको कितनी बार प्राप्त हो रहा है, 2 बार, और 23 कितनी बार प्राप्त हो रहा है, 1 बार। ठीक है, अब दोनों संख्याओं के जो फैक्टराइजेशन है, अभाज्य गुणनखंड है, उसे लिखिए। तो देखिए 510 का आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 2 एक बार में, 3 एक बार में, 5 एक बार में और 17 भी एक बार में। क्लियर है? और 92 आप देख सकते हैं यहाँ पे, 92 आपको कैसे प्राप्त हो रहा है, 92 में 2 बार प्राप्त हो रहा है और 23 एक बार प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब आइए हम लगाने चल रहे हैं फिर से एचसीएफ। तो मैंने क्या समझाया आपको एचसीएफ के लिए, आप उस बात पे जरा फोकस करें, ध्यान दें। मैंने समझाया था पहली बात तो संख्या दोनों में होनी चाहिए और साथ में छोटी घातें निकालेंगे। तो संख्या यहाँ पर 2 दोनों में है, छोटी घात इसकी निकाल लीजिए, 2 की पावर 1। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, 23 भी नहीं है, कोई नहीं है, तो हम उन सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। गुणा करने के लिए आप 1 से कर दीजिए, क्योंकि 1 सबका होता है, सब में 1 माना जा सकता है, इसलिए 1 से गुणा कर लीजिए। तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 और 1, इसका मतलब यहाँ आंसर जो आपको बनेगा एचसीएफ के रूप में वो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर है? तो आपका एचसीएफ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आप एलसीएम जरा लगा लें, इसका एलसीएम भी यहीं आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। एलसीएम मैंने क्या सिखाया, जो कॉमन होगा उसे भी लिया जाएगा, जो कॉमन नहीं होंगे उसे भी लिया जाएगा, लेकिन इस बार बड़ी बड़ी घातें ली जाएंगी।
तो ये दोनों में कॉमन है, इसकी बड़ी घात आप निकाल लीजिए, 2 पे 2 निकल जाएगा। 3 का कोई कॉमन नहीं है इसलिए 3 भी निकलेगा, 5 भी निकलेगा और 17 भी निकलेगा, साथ में 23 भी निकलेगा। तो 2 के घाते 2 का मतलब होता है 4 और 3 का 3 ही होता है, 5 पे 1 का मतलब 5, 17 का 17 और 23 का 23। अब आप गुणा कर लीजिए इसका, 4 तिहाई 12, इन दोनों का गुणा करेंगे 12 और 12 का जब 5 में गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60 और इधर 17 तिहाई 51 के 1, 5 हासिल बन जाएगा, 17 दूना 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब आप गुणा कर लें, 6 कन्यम 6, 6 9 में 54 के 4 और 6 त्रिक 18, 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। एक आप 0 बढ़ा लें। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है आपको, संख्याओं का एलसीएम वो आपका आ रहा है 23,460। इस प्रकार से ये आपका इस संख्या का एलसीएम आपके पास 23,460 प्राप्त हो गया है और एचसीएफ आपका जो प्राप्त हुआ है वो आपको दिखाई पड़ रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। संख्याओं की पुष्टि कर लें, आपको पता है दोनों संख्याओं का गुणा करना है, तो आप इसे सत्यापन करिए। सत्यापन कैसे किया जाएगा अभी जस्ट ही मैंने बताया था। सत्यापन करने का सेम वही रूल है, वही लॉजिक है, वही तौर तरीके हैं। आप दोनों संख्याओं का गुणा करिए। संख्याएं कौन सी थी आपकी, 92 थी और 510, मतलब 510 और 92 ही दोनों थे। तो 510 का गुणा करिए, 510 और गुणे में कितना, 92 बराबर आपका एचसीएफ और एलसीएम होना चाहिए। तो एचसीएफ कितना आया आपका, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम कितना आया आपका 23,460, मतलब 23,460। अब इन दोनों का गुणा करें, अगर आप 51 और 92 का गुणा कर लें तो कितना प्राप्त होगा, 2 एकन्यम 2, 2 पाँचे 10, 9 एकन्यम 9, 9 पचे 45, 2 9 5 1 6 4। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करने से आपको 46 92 प्राप्त होगा। एक 0 था इसलिए इसे बढ़ा दें। आप यहाँ गुणा करें, 2 शून्य 0 2 6 12 के 2 1 हासिल, 2 चौका 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। इस प्रकार आप देख रहे हैं, फिर से साइडें दोनों क्या आ रही हैं, दोनों संख्याओं के जो गुणनफल का मान है वही एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का मान है। इसलिए फिर से एक बार क्या हो जाती है, पुष्टि हो जाती है। यहाँ आप इति सिद्धम लिख सकते हैं, इति सिद्धम। इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया कि सच में किन्हीं दो संख्याओं का अगर गुणा कर लिया जाए तो वो अपने एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? चलें, मैं कुछ सेकंड के लिए हटूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और यही तौर तरीके हैं जिस सिस्टम से आपको लगाना है ताकि आपका एक भी मार्क कटे ना। क्लियर? तो आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं मिलता हूं। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो मेरे साथ बनाते लिखते अपनी कॉपी पे या रफ पे चल रहे होंगे, फिर आप खुद से भी करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। इस विश्वास के साथ मैं इसे क्लीन करता हूं और आगे ले चलता हूं आपको। अब आपको संख्या दिख रही है, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि संख्या आपके पास प्राप्त है 336। तो सबसे पहले तो फैक्टर ही करें, तो 2 से कटने वाली है क्योंकि लास्ट में सम संख्या आपको दिखाई पड़ रही है। 2 एकन्यम 2 1 3, 2 6 12, 1 2 8 16। क्लियर है? फिर 2 से काटें, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटें, 2 चौक 8, 2 दुनाए 4, फिर 2 से काटें, 2 दुनाए 4, 2 एकन्यम 2, फिर 3 से आप काट सकते हैं, 3 साते कितना हो जाएगा, 3 साते 21 कट जाएगा और 7 से काटेंगे तो एक बार में 7 कट जाएगा। इस प्रकार से आपने 336 का क्या कर दिया है, फैक्टर कर लिया है। 336 का फैक्टर कितना प्राप्त हो रहा है, 2 आपको देख रहे हैं, 1 2 3 4 बार प्राप्त हो रहा है। मतलब 2 के घाते आप कितना बनाएंगे, 4 बनाएंगे। इसके बाद आपके पास 3 कितनी बार प्राप्त हो रहा है, 1 बार प्राप्त हो रहा है और 7 आपका 1 बार प्राप्त हो रहा है। अब आपके पास एक संख्या बची हुई है जिसका नाम है 54। आप देख रहे हैं 336 का आपने कर लिया, अभी 54 बाकी है, 54 का करिए आप। 54 का करेंगे, 2 से काट सकते हैं क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो 2 दुनाए 4, 1 बच जाता है, 2 साते 14, 3 9 27 और उसके बाद 3 से ही काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, फिर 3 एकन्यम 3। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि आपने 54 का भी एक बार अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया है जिसमें 2 एक बार आ रहा है, 3 आपका कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। क्लियर है? अब आइए आप सवाल को लगाएं
जैसा कि मैंने आपको सिखा रखा है कि पहले तो संख्याओं के सभी चीज़ों को लिखेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 2 पे 4 घात प्राप्त हुआ है, 3 पे 1 घात प्राप्त हुआ है और 7 पे 1 घात प्राप्त हुआ है। क्लियर है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि 54 का जो फैक्टराइजेशन आया है वो 2 पे 1 घात आया है और 3 पे 3 घात आया है। अब मेरी बातों को पुनः से एक बार आप ध्यान में अपने लाएं कि जब आपको एचसीएफ मैंने निकालने के लिए बताया था तो क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि एचसीएफ में कॉमन वाली संख्या निकलेंगी, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा और वो कॉमन वाली संख्या में छोटी पावर को, छोटी घातों को लिया जाएगा। क्लियर। तो वही प्रोसेस अपनाइए, दोनों में 2 है, छोटी पावर को निकाल लीजिए, इसमें 3 दोनों में है, इसके छोटे घात को निकाल लीजिए और बाकी जो कुछ है उनको छोड़ दीजिए। तो आपको 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इस प्रकार 6 आ जाता है। एचसीएफ आपके पास जो प्राप्त होता है उसे 6 कहते हैं। क्लियर है। इस प्रकार से आपका पहला आंसर प्राप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे का जो एचसीएफ है वो 6 प्राप्त होता है। अब आप यहीं पर तुरंत ही क्या करें, एलसीएम भी निकाल लें। क्या करें, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, मैंने कहा कि जो मैच करेंगी, जो दोनों में ओवरनिस्ट होंगी उनको निकाला जाएगा, जो नहीं होंगी उनको भी निकाला जाएगा, लेकिन इस बार क्या होंगी, बड़ी बड़ी घातें निकाली जाएंगी। क्लियर। तो आइए यहाँ पर देखिए, दोनों में मैच कर रहा है, बड़ी घातें निकालिए क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ नहीं। फिर पुनः से सुने, एचसीएफ में छोटी घातें, एलसीएम में बड़ी। तो चूंकि एलसीएम लगा रहे हैं इसलिए बड़ी घातें लेंगे। तो कॉमन वाली में 2 का घाते 4, क्योंकि ये 2 का घाते 4 इन दोनों में क्या था, बड़ा। ऐसे 3 3, यहाँ 3 घात, यहाँ 1 घात, तो बड़ी घातें निकालेंगे क्योंकि ये एलसीएम है। ठीक है। इसके बाद आपका जो मैच नहीं कर रहा है, जो कॉमन नहीं, उसको भी निकाल लीजिए। 7 के घाते 1। अब 2 के घाते 4 का मतलब है कि 16। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो समझ लें, 2 के घाते 4 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, पुनः से गुणा करेंगे तो 16। इस तरीके से सभी चीजों को सेट कर सकते हैं। ऐसे 3 पे 3 का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आपको कितना मिल जाएगा, 3 त्रिका 9, एक 3 बाकी है, फिर कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 7। आप गुणा कि यहाँ पर 16 का गुणा करना बाकी रह गया। 16 9 144 के 4 और 14 आपको हासिल मिल जाएगा। फिर 16 8 128, 128 में हासिल 14 जोड़ेंगे तो आपको 8 4 12 के 2, 12 13 14 आ जाएगा। 142, 2 आप उतार देंगे, आपका 14 पुनः से हासिल है। 16 के नाम 16, 16 में इस 14 को जोड़ेंगे तो आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से आपने क्या निकाल लिया है, एलसीएम निकाल लिया है। क्लियर। तो आपका ये इसका एलसीएम भी आ गया है। अब आपको उत्तर का क्या करना है, सत्यापन करना है। तो आइए जांच कर लेते हैं। जांच करिए। जांच करना कैसे बताया गया, पहले तो आप संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्लियर है। संख्याओं का गुणा करेंगे। संख्याएं आपके पास कौन कौन सी है, 336 है और 54 है। क्लियर है। तो 336 और गुणे 54, और आपका जो एलसीएम एचसीएफ आया है वो एचसीएफ आया है 6 और एलसीएम आया है। ठीक है। अब आप इसका अगर गुणा करना प्रारंभ करेंगे, गुणा करेंगे तो आपको दोनों का गुणनफल जो प्राप्त होगा वो आएगा 18,144। ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे, 6 चौके 24 के 4, 6 दूना 12, 12 2 14 के 4 और 6 शून्य शून्य 1 बच जाएगा, 6 त्रिक 18 बच जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ फिर से संख्याओं के गुणनफल का जो मान है वही एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का मान है। इस प्रकार से आपके सवाल की पुनः से क्या हो जाती है, पुष्टि हो जाती है। आप इसे यहाँ इति सिद्धम लिख सकते हैं। लिख सकते क्या है बच्चों, लिख के जरूर एग्जामिनर को दिखाएं, इससे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने कभी भी लैंग्वेज को छोड़ा नहीं है। जितनी बातें मैंने आपको समझाई थी शुरू में भी और अंत तक समझाता वही बात आया हूँ। आपको क्लियरिटी मिली होगी कि वास्तव में कि संख्याओं के गुणनफल को सेटिस्फाई करने का क्या तरीका है, कैसे कैसे क्या किया जाएगा, कैसे एलसीएम निकाला जाएगा, कैसे एचसीएफ। क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट लें या तो लिख लें, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। चलें, आशा है कि आपने लिख लिया होगा।
अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। अभ्यास का सबसे बेहतरीन सवालों में से एक और आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सवाल जो दिया गया है वो क्या है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभी तक जैसे जितना तोड़ा जा रहा था अभाज्य गुणनखंड करना आप सीख चुके हैं मेरे साथ, तो उतना तो करना ही है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभी तात्कालिक रूप से आपको दिखाया गया है, तात्कालिक रूप से दिखाया गया है चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी HCF LCM लगा के आ रहे हैं और अभाज्य गुणनखंड करना इसके पहले भी सीखा है। तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर पावर में बदल के वैसे छोटी घातें बड़ी घातें निकाल के HCF और LCM को निकाल के दे दिया जाएगा। क्लियर है? तो उसी प्रोसेस को अपनाते हैं, आइए देखें कैसे सवाल को किया जाएगा। क्लियर है? आपको सबसे पहले जो सवाल है वो है, सबसे पहले आप 12 का फैक्टर कर लें इसमें, तो आपको 12 में फैक्टर क्या मिलेगा, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 इकन्नम 3। इस प्रकार से आपने फैक्टर कर दिया। 12 को पावर में बदलें, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। क्लियर है? इसके बाद आप उसकी अगली संख्या को 12 का आपने कर लिया, 15 का करें। 15 में क्या करेंगे आप, 3 पाँचे 15 और 5 इकन्नम 5। 15 का फैक्टराइजेशन देखें, 3 एक बार आया और 5 एक बार आया। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन, इसमें एक संख्या है 21, इसको भी काटें। 3 साते 21 और 7 इकन्नम 7। अगर आपको 21 का फैक्टराइजेशन लिखने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 21 बराबर 3 पे 1 और 7 पे 1। अब जरा इन संख्याओं से HCF और LCM निकालें, तो आप इनके पावरों को लिखिए। पहले तो आपने 12 का फैक्टर किया, 12 के फैक्टर में आपको 2 बार मिला है और 3 एक बार मिला है। इसके बाद 15 को देखें, 15 में आपको 3 एक बार मिला है और 5 एक बार मिला है। इसके बाद 21 में देखें, 3 एक बार मिला है और 7 एक बार मिला है। अब आप आए जरा HCF इसका लगाएं, HCF। क्लियर है? HCF में मैंने क्या बताया था, पहली बात तो संख्या सब में होनी चाहिए और साथ में छोटी घातें। तो क्या 2 सब में है? बिल्कुल नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। 3 सब में है, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें घातें भी बराबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 3 निकाल लीजिए, 3 के घाते 1। अब ना तो आप 5 निकाल पा रहे हैं, सब में नहीं है, 7 भी सब में नहीं है, केवल 3 ही सब में था और उसमें छोटे बड़े घात का कोई सवाल नहीं था क्योंकि घातें ही बराबर है। क्लियर? तो HCF जो निकल के आपको प्राप्त हो रहा है वो केवल 3 प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है ना? अभी आप देखिए मेरे साथ, आसानी से समझ पा रहे होंगे। क्लियर? अब आप देखें, आप यहीं पर LCM भी निकाल लीजिए। LCM में मैंने क्या सिखाया, जो सब में होगा वो भी निकलेगा, जो नहीं होंगे वो भी। तो जिनको आपने छोड़ा था उनको भी निकालिए। देखिए 2 सब में नहीं है और बड़ी बड़ी घातों को निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आइए, 2 सब में नहीं है तो उसको भी निकालिए, और बड़ी घातें क्या, उसमें 2 एक ही घात में है, 2 ही घात में। क्लियर? ये हो जाएगा। 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब बराबर घातें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो गया। 5 भी नहीं था वो भी निकाल लीजिए और 7 भी नहीं था वो भी निकाल लीजिए। तो 2 पे 2 का मतलब होता है 4, और ये 3 और ये 5 और ये 7। अब क्या करेंगे, 4 तिहाई 12 और 5 का गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा, और 7 गुणा करेंगे तो 7 छक 42 होगा, 1 0 बढ़ा देंगे। तो LCM आपका निकल के आ गया कितना, 420। क्लियर है? इस प्रकार से फर्स्ट आंसर आपका, यहाँ आंसर नंबर फर्स्ट आ गया था HCF के रूप में, और अब आंसर नंबर क्या आ गया है, सेकंड, और वो LCM के रूप में। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया है, जिसमें आपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कर लिया है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 में 17 है और 23 है और 29 है। अब आप देख रहे हैं
ये इतनी रूढ़ संख्याएं हैं कि ये किसी से कटती नहीं है। तो इनको काटने का तरीका एक ही है, 17 एकन्यम 17, एक को तो एक ही लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप 23 एकन्यम 23, एक को काटेंगे तो एक लिख सकते हैं। फिर 29 को काटेंगे तो 29 एकन्यम 29, फिर एक को एक लिख सकते हैं। पावर में बदलना चाहें तो आप पावर में भी बदल सकते हैं। आप देखिए, आप अगर 17 के फैक्टराइजेशन को लिखेंगे तो 17 एक बार है और एक भी एक बार है। क्लियर। इसके बाद आप 23 को लिखेंगे तो 23 एक बार है और एक भी एक बार है। पुनः से देखें, 29 में 29 एक बार है और साथ में एक बार है। क्लियर है। अब देखें जरा, पुनः से HCF निकालें। HCF कैसे निकलेगा? आपको मैंने बताया पहली बात तो सब में हो, तो 17 सब में नहीं है, 23 सब में नहीं है, 29 सब में, केवल एक ही सब में है। तो 1 पे पावर 1 अर्थात HCF के रूप में एक आपको आंसर प्राप्त होगा। क्लियर है। HCF के रूप में एक आंसर है। इसके बाद आप LCM देख लीजिए। इसका क्या करें? LCM देख लें। LCM में आइए। LCM में आपको मैंने क्या सिखाया? जो सब में है वो तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन इस बार बड़ी बड़ी घातें निकलेंगी, और जो सब में नहीं होगा वो भी निकलेगा। तो मीन्स 17 भी निकलेगा, 23 भी निकलेगा और 29 भी निकलेगा, और एक सब में है घातें ही बराबर वो भी निकलेगा। आप इनका गुणा कर ले तो LCM का जो मान आएगा, 17 पे पावर 1 का मतलब है 17, 23 पे पावर 1 का मतलब है 23, और 29 पे पावर 1 का मतलब है 29, और 1 पे पावर 1 का मतलब है 1। अब इनका गुणा करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं बच्चों, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले 17 में 23 का क्या कर लें? गुणा। तो 17 यहाँ क्या हो जाएगा? 51, 17 दुना कितनी हो जाएगी? 34। इसको आप देखेंगे तो 1 5 4 9 और 3 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इन दोनों का तो गुणा हो गया, अभी 29 का गुणा बाकी है, तो 391 प्राप्त हुआ। इसमें 29 का आप क्या कर लें? गुणा कर लें। 9 एकन्यम 9 9 9 81 की 1 8 हासिल आ जाएगा, और 9 3 27 और 8 कितना हो गया? 27, 3 30 5 35 हो गया। ठीक है। इसके बाद 2 एकन्यम 2 2 9 18 के 8 1 हासिल, 2 3 6 और 1 7 हो जाता है। 9 2 और 1 3 हो जाएगा। 8 5 13 के 3 हो 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार, और 1 से गुणा करने का कोई इफेक्ट नहीं आता, तो इसलिए आंसर जो आएगा 11,339 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। ये आपके पास संख्याएं आएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इस तीसरे के दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, जिसमें आपको HCF कितना प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है, और LCM उसका 11,339 प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। मैं हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, मेरे साथ लिखते चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा बढ़िया है, बेस्ट है। अगर नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब मैं इस क्वेश्चन का अंतिम पड़ाव जो है उसको भी आपको करके दिखाता हूं। आपके पास संख्या है 8। क्वेश्चन नंबर पहले, ये तीसरे में तीसरा है। पहले तो आपको आप 8 का फैक्टर करें। 8 का फैक्टर कैसे करते हैं? 2 चौक 8, 2 दुनाए 4, 2 एकन्यम 2। क्लियर है। इसके बाद आप क्या करें? आपका संख्या है 9, 9 का भी आप क्या कर लीजिए? फैक्टर। तो ये संख्या किससे कटेगी? 3 से। 3 त्रिक का 9, 3 एकन्यम 3। क्लियर है। इस तरीके से कट गया। इसके बाद आपके पास बचता है 25। 25 को भी फैक्टराइज कर ले। 5 5 25 और 5 एकन्यम 5। अब आइए, आप जैसे लगाते थे वैसे ही लगाना प्रारंभ करें। क्या करना है? 8 को इसके फैक्टर के रूप में लिखें तो 2 कितनी बार आएगा? 2 बार, और नहीं सॉरी 2 कितनी बार आएगा? 3 बार, और 1 को आप लिख सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद 9 वाले में क्या करेंगे? 3 आपको 2 बार प्राप्त होता है, और 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 25 वाले में आप क्या करेंगे? 25 में 5 कितनी बार है? 2 बार है, 1 आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? HCF लगा लेंगे। क्या करेंगे? HCF। HCF में मैंने क्या सिखाया कि सभी संख्याएं जो कॉमन होंगी, तो देखिए 2 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन, 1 ही कॉमन है, तो इसे 1 लिखेंगे। इसका HCF आ गया। क्लियर है। इसके बाद LCM देख लें। इसके बाद LCM देख लें। LCM लगाने का क्या तरीका है? आप लिखिए L
LCM। LCM कैसे लगता है, जो संख्याएं कॉमन थी वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा, लेकिन इस बार बड़ी घातें आएंगी। तो 2 कॉमन नहीं था वो भी आ गया, 3 कॉमन नहीं था वो भी आ गया, 5 कॉमन नहीं था वो भी आ गया, और 1 कॉमन था वो भी आ गया। क्योंकि आपने सीखा है मेरे साथ कि LCM में कॉमन वाली भी संख्याएं आएंगी, बस केवल बड़ी बड़ी घातें आएंगी। तो 2 के घाते 3 का मतलब बन जाता है आपका 8, 3 के घाते 2 का मतलब बन जाता है 9, 5 के घाते 2 का मतलब बन जाता है 25, और ये 1। क्लियर है। 25 का अगर 8 से गुणा कर दें तो 200 आ जाता है, और 9 का अगर 1 में गुणा कर दें तो 9 का 9 हो जाता है, गुणा कर दें तो 1800 आ जाता है। क्लियर है। इस प्रकार से आपको दोनों आंसर मिल गए होंगे। HCF कितना आ रहा है इन संख्याओं का, HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 कितना आ रहा है, ये आपको मिल रहा है 1, और LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 कितना प्राप्त हो रहा है, 1800। इस प्रकार से आपने आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का। क्लियर है। अब मैं चलूंगा इसके अगले पड़ाव में, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है। आप लिख ले या स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं अब। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पर HCF 306 और 657 का आपको दिया गया है, कितना है, 9 है। LCM 306 और 657 का ही आपसे पूछा जा रहा है। मतलब क्वेश्चन का डिमांड ये है कि ये दो संख्याएं हैं, 306 एक 657, तो उसका HCF कितना है, 9 है, और उन्हीं संख्याओं का आपसे क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। कैसे हल करेंगे आप देखिए, आपके पास एक सूत्र आप पढ़ रहे होंगे शुरू से ही कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, अपने HCF इंटू LCM के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है, ये जानना है। तो दोनों संख्याएं कौन है, एक तो 306 है और दूसरी 657 है। 306 इंटू 657 आप कर देंगे, बराबर HCF का मान आपको दिया गया, देखिए HCF दोनों का कितना दिया गया, 9, तो आप यहाँ 9 रख देंगे और आपका इस प्रकार से LCM निकल के आएगा। आप देखें सब कुछ आपके पास एक समीकरण के रूप में व्यवस्थित मिल गया है। आप 9 को इधर ले आएंगे तो आपको पता है कि जब आप पक्षांतर करते हैं तो चीजों की जो वैल्यू होती है एकदम अपोजिट हो जाती है, जो गुणा हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, भाग। तो इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग। इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, LCM। ठीक है, 9 से इसे काट लें, 34 बार में आपका कट जाएगा, यानी 34 गुणे 657 होगा, और ये आपके LCM का मान होगा। क्या होगा, LCM, यानी LCM बराबर 34 गुणे 657। बस मात्र आपको गुणा करना है, 657 में 34 का गुणा कर ले इसी तरीके से। 4 7 28 के 8, 2 हासिल, 4 25 20, 2 22 के 2, फिर से 2 हासिल, और 4 6 24, 2 26। क्लियर। 3 7 21 के 1, फिर से 2 हासिल, और 3 5 15, 2 17, 7 1 हासिल, 3 6 18 और 1 19। क्लियर। जोड़ लें 8 3 7 6 13 के 3 9 2 11 1 12 के 2 और 1 1 2, यानी 22,338 आपके पास आ गया, 22,338। क्लियर है, ये आपका LCM निकल के आया। क्या आया, LCM, कि जिस संख्या में 306 और 657 का HCF 9 होगा उसका LCM कितना होगा, 22,338। क्लियर है। इस प्रकार से ही आपको सवाल को करके देना है, आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। ये रफ कार्य है, इसे आप इरेज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी करके चले आए, कर देंगे हालांकि तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आप रफ कार्य लिख के काट दें, जैसा कि आपके गुरुजी लोग बताते होंगे, समझाते होंगे। क्लियर, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो लेके चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पेश है। क्वेश्चन नंबर 5 को जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या आपसे डिमांड किया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या, टाइपिंग यहाँ मिस्टेक है, इसे 6 टू द पावर n समझेंगे। आप क्या समझेंगे, 6 टू द पावर n।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन आपको समझ में कम आया होगा, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं, आपको शायद समझ में आवे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि यहाँ पे कि n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब जैसा कि आप प्राकृतिक संख्या n नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब वो 1 से काउंट होगा, 1 2 3 4, ये बच्चे जानते होंगे, कहाँ तक, अनंत तक आप गिन सकते हो। कह रहा है कि संख्या n के लिए 6 टू द पावर n जो है उसका अंक क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा। यानी 6 टू द पावर n में आप क्या कर सकते हैं, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, या तो 6 के घाते 1 लिख सकते हैं इस हिसाब से, या तो 6 के घाते 2 लिख सकते हैं, या 6 के घाते 3 लिख सकते हैं, 6 के घाते 4, ऐसे आप कहाँ तक लिख सकते हैं, 6 पे पावर अनंत तक। क्लियर है। और कह रहा है इस 6 पे पावर 1 2 3 अनंत तक लेके चले, जबकि n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो उसका अंक जो होगा वो शून्य पर समाप्त होगा। जैसे 6 के पावर 1 का मान 6 होगा, 6 पे पावर 2 का मान 36 हो जाएगा। आप देख रहे हैं लास्ट में कितना आ रहा है, 6, तो ऐसे इसके कहने का मतलब अंत में कितना आएगा, शून्य आएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। मतलब कि n अगर प्राकृतिक संख्या हो तो 6 टू द पावर n की वैल्यू जो होगी वो लास्ट में कितना आएगा, शून्य आएगा, शून्य पर समाप्त होगा। ये क्वेश्चन का डिमांड है। अब आपको इसे सॉल्व क्या करना है, आप ये समझ गए होंगे, आप ये समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर n प्राकृतिक संख्या हो 6 टू द पावर n का मान क्या होगा, लास्ट में शून्य आएगा। क्लियर। अब आप देखें जरा इसको कि शून्य आता ही कहाँ है, ठीक है, शून्य आता कहाँ है। जैसे देखिए एक संख्या 5 है, इसको अगर मैं 5 के बगल शून्य कर दूं तो शून्य आ गया। 6 है, उसमें 6 के बगल शून्य कर दूं तो शून्य आ गया। 7 है, इसमें शून्य बढ़ा दूं, सॉरी 7 है तो इसमें मैं शून्य बढ़ा दूं। इस प्रकार से आप लास्ट में क्या देख रहे हैं, शून्य देख रहे हैं। तो शून्य जिसके अंत में आ रहा है उसको फैक्टर में तोड़ें तो 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, ये 50 हो जाएगा। इसको देखें 5 गुणे 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5। क्लियर है। अब आप देख रहे होंगे कि जिस संख्या के अंत में शून्य आ रहा है उसमें 2 और 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसमें। अब ये अलग बात है कि यहाँ 2 एक बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो इसे 6 गुणे 10 लिख सकते हैं। 6 का अर्थ है 2 गुणे 3 और 10 का अर्थ है 2 गुणे 5। यानी 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और एक बार 5 आ रहा है और एक बार 3 आ रहा है। मतलब आप यहाँ 7 को अगर देखेंगे तो इसको कुछ यूं लिख सकते हैं, 7 गुणे 2 5 10। इस प्रकार से आपको 7 पे 1, 2 पे 1 और 5 पे 1 मिल रहा है। यानी आप देख रहे होंगे कि जिस भी संख्या के अंत में शून्य आ रहा है उसमें 2 और 5 क्या है, अनिवार्य रूप से आ रहे हैं। तो अगर किसी संख्या के अंत में शून्य आएगा तो उसमें 2 5 अवश्य आएगा। जैसे देखिए आपने कहा कि 8, इसमें शून्य नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें शून्य लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 8 और गुणे 10 बन जाएगा। और जब आप इसे तोड़ेंगे तो 2 2 और 2 तथा 2 5 में टूटेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक बार 2 5 जरूर आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएंगे। क्लियर है। अब आप इसे देखें, यहाँ पे जब इस क्वेश्चन की बात हो रही है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n का मान शून्य पर समाप्त हो सकता है, ये बात आपको पुष्टि करनी है। तो आप क्या करेंगे कि अगर किसी के अंत में शून्य आ रहा है तो 2 5 जरूर होंगे। तो आप देखें 6 टू द पावर n के लिए अगर आप 6 का फैक्टर कर दें तो इसे 2 गुणे 3 के पावर n लिख सकते हैं, और ये बन जाता है आपका 2 पे पावर n गुणे 3 पे पावर n। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि आपको पता है कि किसी संख्या के अंत में शून्य तब आएगा जब उसमें 2 5 सम्मिलित हो। यहाँ 2 तो सम्मिलित है लेकिन 5 सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसके किसी भी n प्राकृतिक संख्या के लिए उसका अंत में अंक शून्य नहीं होगा। तो इसी स्टेटमेंट को आप क्या करेंगे, लिख देंगे।
सबसे बेहतरीन सवालों में से ये है। आप लिखेंगे चूंकि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणन खंड में 2 के पावर n तो है किंतु इसमें 5 के घाते m सम्मिलित या शामिल नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n का मान कहाँ शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आप एक बार और समझ लें कि जैसे एक संख्या है 15, इसमें कहीं शून्य नहीं है, लेकिन आप इसमें जैसे ही 2 और 5 ऐड करेंगे डालेंगे तुरंत ही शून्य आ जाएगा। देखिए 15 दूना 30 और 30 का 5 में गुणा करेंगे तो 150 आएगा। देखिए शून्य आया कि नहीं। एक संख्या है 35, इसमें आप 2 और 5 डाल दें तुरंत शून्य आ जाएगा। देखिए 35 दूना 70, 70 बचे 350, देख रहे हैं शून्य आ रहा है। इसका मतलब किसी के अंत में शून्य तभी संभव है जब उसमें 2 5 का गुणा कर दिया गया हो। क्लियर है। तो जब आप अगर इसमें शून्य तभी आता जब 2 तो है लेकिन 5 भी आना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं इसके अभाज्य गुणनखंड में। देखिए जिसके गुणनखंड में 2 5 आ रहा है उसी में तो शून्य आ रहा है, इसमें भी 2 5 आपने ऐड किया तब शून्य आ रहा है। इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन 2 और 3 है और ऐसे आप प्राप्त हो रहा है। इसमें 2 तो आ गया है लेकिन 5 आया नहीं है, इसलिए क्लियर है कि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के घाते n तो है, किंतु इसके 5 टू द पावर n इसमें 5 टू द पावर n शामिल नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 है, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n का मान शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 5 टू द पावर m की कमी है, मतलब 2 तो है लेकिन 5 सम्मिलित नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन कभी घुमा के दे दे तो उसमें 5 सम्मिलित रहे 2 ना रहे, तो आपको स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वहां लिखना पड़ेगा कि इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, अतः शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के भी दे सकता है, ठीक ना। आपको फैक्टर करने हैं, चेक करने हैं कि क्या उसमें 2 5 आ रहा है कि नहीं। यदि 2 5 आ रहा है तो शून्य पर समाप्त होगा। 2 5 दोनों ही आने चाहिए। अगर 2 5 में से मान लीजिए 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा है तब भी नहीं होगा, या 5 आ रहा है 2 नहीं आ रहा है तब भी नहीं होगा। क्लियर है। तो उसी बात को आप लिख दीजिएगा कि ये है और ये नहीं है, इसलिए समाप्त नहीं होगा। क्लियर। चलें, बहुत अच्छा सवाल था ये। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्या कहा जा रहा है आपसे कि व्याख्या कीजिए कि ये एक संख्या है आपके पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और अगला क्वेश्चन है 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई में और प्लस उसमें 5। कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब ये दिखाना है कि ये जो संख्या आपके सामने 2 संख्या, एक संख्या ये है और एक संख्या ये प्रस्तुत है, ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों है। तो पहले भाज्य को समझ लेते हैं कि भाज्य कहते किसको है। अब देखिए जो संख्या केवल 1 और 5 के मल्टीपल में या गुणनफल में होती है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है तो इसका 1 और 5 के साथ गुणा कर देंगे और किसी के गुणनफल में ऐसा नहीं होगा। फिर 3 को देखेंगे 1 और 3 आएगा, 7 में देखेंगे तो 1 और 7 आएगा। ये सभी क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। मतलब कि अभाज्य संख्याएं तब बन रही है जब उसमें केवल 2 ही संख्या उपलब्ध है। देख रहे हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन एक मैं भाज्य संख्या लिख देता हूँ 4। आप देखेंगे इसको तोड़ेंगे तो 1 2 और 2 में टूट जाएगा। 6 भी भाज्य है, 1 गुणे 2 गुणे 3 में टूट जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ संख्या कितनी है, इसके गुणनफल में संख्याएं आपको 1 2 3 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो जब 2 से अधिक हो जाएंगी तो उसे क्या कहा जाएगा, भाज्य कहा जाएगा, और केवल 2 रहेंगी तो क्या है, अभाज्य है। ठीक है, तो अब इसी को आप फॉलो करके सवाल को लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले तो आप इसे लगाएं
यहाँ 7 गुणे 11 और गुणे 13 प्लस 13। आप अगर यहाँ से इस पूरे फैक्टर में से 13 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 7 और गुणे 11 बचेगा और प्लस 1 बचेगा, क्योंकि आपने 13 इसमें पूरे में जब 13 का भाग लगाया तो केवल 7 गुणे 11 बचेगा। यहाँ से प्लस का प्लस, 13 का टेबल 13 से कट जाएगा एक बार, यहाँ आप 11 सते 77 हो जाएगा, एक आपके पास है तो 13 इंटू 77 और एक कितना हो जाता है 78 हो जाता है। मतलब 13 गुणे 78 आपको मिलता है और इंटू एक सबका होता है, ठीक ना। अब आप देख रहे हैं ये जो भी संख्या रही हो उसमें कितनी संख्याएं आ रही हैं, 3 आ रही हैं। देखेंगे चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कुल 3 संख्याएं प्राप्त हैं, इसीलिए संख्या क्या है, भाज्य है। इसी प्रकार आप इसकी दूसरी संख्या को भी दिखा सकते हैं। देखें 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। आप देख रहे हैं यहाँ से इस पूरे फैक्टर में से भी 5 बाहर निकल सकता है, तो 6 4 3 2 और 1 ये आपका बचता है, और प्लस इस 5 से इस 5 को काटेंगे तो एक बार कट जाएगा। मतलब कि इस पूरे फैक्टर में से केवल 5 कैंसिल होता है तो 6 4 3 2 1 बच जाता है, और ये प्लस लगाने के बाद 5 का टेबल 5 में पढ़ देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप देखेंगे 5 गुणे 6 चौके 24 24 तियां 72 72 दुना कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। 5 गुणे 145 आ जाएगा। आप एक गुणा कर सकते हैं, यहाँ भी वही बात है। फिर आप वही स्टेटमेंट एक बार अगेन से लिख देंगे कि चूंकि संख्या 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 के अभाज्य गुणनखंड में 3 संख्याएं शामिल हैं, अतः संख्या क्या है, भाज्य है। इस प्रकार से आप दोनों स्टेटमेंट देख लें, सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोनों में कुछ नहीं करना था, आपको इस पूरे गुणनखंड में 13 कॉमन मिल रहा था, 13 यहाँ से निकल गया, ये दोनों बचेंगे। ये जो 13 एक बार में कट जाएगा तो 11 सते 77 1 78 हो जाएगा। यहाँ एक आप लगा सकते हैं, तो 1 2 3 संख्याएं इसके अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त होती हैं, और जिसमें 3 हो जाएंगी, 2 रहेंगी तो भाज्य कहलाएंगी, 3 हो गई तो अभाज्य, 2 रहेंगी तो अभाज्य कहलाएंगी और 3 रहेंगी तो भाज्य कहलाएंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 संख्याएं अवेलेबल है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संख्या में के अभाज्य गुणनखंड में कुल कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं प्राप्त होती हैं, इसलिए भाज्य है। वही स्टेटमेंट यहाँ इतने में 5 कॉमन था, 5 निकालने के बाद ये बचता है, 5 से 5 कट के 1 होता है। इनका गुणा करेंगे, 6 चौके 24 24 तियां 72 72 दुना 144 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे 145 हो जाएगा। आप यहाँ गुणनफल में 1 लगा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इतनी संख्याएं मिलेंगी, फिर से 3 संख्याएं 1 2 और 3 हो जाती हैं, तो वही स्टेटमेंट दोबारा लिख दिया गया है। इस प्रकार से हम सिद्ध कर पा रहे हैं कि दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है, आप आगे चल सकते हैं। क्लियर? आज का आइए देखते हैं प्यारा सा क्वेश्चन, सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। पथ माने रास्ता। इस मैदान के का एक चक्कर लगाने में सोनिया, एक बच्ची है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब 2 बच्चे हैं, एक सोनिया है और एक रवि। सोनिया को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना लगता है, 18 मिनट लगता है, और रवि को उसी पाथ को, उसी वृत्ताकार मैदान को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे। तो मान लीजिए
ये वृत्ताकार क्या है, मैदान है, और ये चलने का दोनों के क्या है, क्रम है। मतलब कि अगर सोनिया इधर चल रही है तो रवि भी इधर से ही चल रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों के चलने का स्थान, प्रारंभिक स्थान, मान लीजिए ये बिंदु कौन सा है, मान लीजिए इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ए कह देते हैं। ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, तो सोनिया भी यहीं से चलती है और रवि भी यहीं से चलता है। अब दोनों का देखिए, सोनिया का क्या है, सोनिया सोनिया एक चक्कर जब पूरा करेगी तो बिंदु ए से चलकर पुनः ए पर ही आ जाएगी। तो बिंदु कौन होगा, बिंदु ए होगा और एक चक्कर कंप्लीट करेगी और 18 मिनट लेगी। सही है। अगर ये 2 चक्कर कंप्लीट कर दे तो कितना मिनट लेगी, 36 मिनट लेगी, और पुनः से बिंदु ए पर ही आ जाएगी, क्योंकि एक चक्कर में 18 मिनट, तो दूसरा चक्कर जब लेगी तो भी 18 मिनट लगेगा, तो कुल 36 मिनट हो जाएगा 2 चक्कर में, और फिर बिंदु ए पर आ जाएगी। पुनः बिंदु ए पर आना चाहती हो तो 3 चक्कर कंप्लीट कर दे वो, और इस समय हो जाएगा 18 × 54। तो आप देख रहे हैं ऐसे 18 बढ़ते रहेंगे, हर चक्कर कंप्लीट होता रहेगा और बिंदु ए पर पहुंचती रहेगी। यह है सोनिया का। अब आप रवि का देख लें, रवि का देख लें। अगर रवि बिंदु ए से चलना प्रारंभ करे तो एक चक्कर में वो कितना टाइम लेगा, 12 मिनट लेगा। क्लियर है। और वो अगर ए बिंदु पर दूसरा चक्कर लगा ले तो फिर 24 मिनट में पहुंच जाएगा। क्लियर है। और बिंदु ए पर वो तीसरा चक्कर अगर कंप्लीट कर ले तो फिर 36 मिनट में पहुंच जाएगा। अब आप देख रहे हैं, कह रहे हैं दोनों किस समय सेम स्थान पर होंगे। तो स्थान दोनों का ए सेम कब हो रहा है, जब टाइमिंग उसकी 36 है। देखिए 36 मिनट पे ये भी ए पर है और 36 ही मिनट पर ये भी क्या है, ए पर है। क्लियर है। बस फर्क इतना है चक्कर का कि ये सोनिया जो है वो अपना 2 चक्कर मात्र कंप्लीट कर पा रही 36 मिनट में और बिंदु ए पर है, जबकि वहीं पर रवि 3 चक्कर कंप्लीट करके 36 मिनट पर बिंदु ए पर है। तो क्वेश्चन ही वही है कि वह समय बताइए कि जिस, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलकर एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे होंगे, मतलब जहां से चले थे वहीं पर होंगे। तो प्रारंभिक स्थान कौन है, ए है। तो दोनों सेम स्थान पे, मतलब ए पर कब हैं, जब 36 मिनट का समय है। 36 मिनट पर सोनिया भी ए पर है और 36 ही मिनट पर रवि भी कहाँ है, ए पर है। तो दोनों सेम स्थान पे होंगे कि नहीं। क्लियर है। अब देखें कि हमने किया क्या। यहाँ मैंने 18, सोनिया का टाइमिंग है 18 का टेबल पढ़ा है, 18 36 18 दिए 54, और यहाँ रवि का 12 का टाइमिंग है। तो देखिए ये भी टेबल ही चल रहा है, 12 12 12 दूनी 24 और 12 दिए 36। अब आप देखिए कि 2 ही चीजें आप ज्ञात कर रहे हैं, या तो एलसीएम या तो एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, तो सवाल का या तो एचसीएफ निकलेगा या तो एलसीएम निकलेगा। एचसीएफ क्यों नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये पहाड़ा है और पहाड़े का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है। अब मल्टीपल इसी शब्द में एलसीएम में मिलता है आपको, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है। और इसमें आपको क्या मिलता है, फैक्टर। फैक्टर माने विभाजन करने वाला और मल्टीपल माने पहाड़े का मतलब होता है। तो आप मल्टीपल टेबल कहाँ पढ़ रहे हैं, देखिए 18 18 36 18 54, 12 12 12 24 12 36। क्लियर है। इसलिए एकदम क्लियर है, मल्टीपल शब्द केवल एलसीएम में आता है। इसलिए इन दोनों नंबर का जो आपको दे रखा है नंबर, एक नंबर है आपके पास 12 और एक नंबर है आपके पास 18, इन दोनों का एकदम क्लियर है कि हमें एलसीएम ही निकालना होगा, जिससे आप वो कॉमन समय ढूंढ पाएंगे जिस पर दोनों सोनिया और रवि दोनों ही कहाँ होंगे, बिंदु ए पर होंगे। फर्क सिर्फ इतना है, इसका 2 चक्कर कंप्लीट हुआ रहेगा और इसका 3 चक्कर कंप्लीट हुआ रहेगा। तो चक्कर का डिस्कस आपसे है नहीं, आपसे पूछ रहा है कि वो उभयनिष्ठ या कॉमन समय बताइए कि जिस पर दोनों ही क्या हो, सेम स्थान पर हो, यानी जहां से चले थे
वहीं पर हो, प्रारंभिक स्थान पर हो, तो वो बिंदु कौन सा है? ए, क्योंकि ए से ही वो चल रहे हैं। इस केस में आपको इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ा तैयार हो रहा है और पहाड़े का मतलब है मल्टीपल, मल्टीपल किस शब्द में है? एलसीएम के शब्द में है। क्लियर है? तो आइए अब हम दोनों, यहाँ तो टीचर बता देते हैं कि इन दोनों का एलसीएम लो, बच्चा रट लेता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता कि एलसीएम निकाल ही क्यों रहे हैं। क्लियर है? तो इस कारण से क्या कर रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। क्लियर? तो आइए मैं सब रफ को इरेज करके आपको लगाऊंगा, लिखेंगे। अब इस मैटर को आपको लिखना पड़ेगा, आप इस चीज को लिखें। वो आपसे पूछ रहा है कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलकर एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे होंगे? तो आप लिखेंगे कि वे दोनों जिस समय पर कहाँ होंगे? प्रारंभिक स्थान पर होंगे, वह समय 12 व 18 का क्या होगा? एलसीएम होगा। क्लियर है? आप समझ चुके हैं कि एलसीएम निकाला क्यों जा रहा है, वही टाइमिंग ही इसका क्या होगा? आंसर होगा, इसलिए आप एलसीएम निकालें। तो 12 का एलसीएम निकालने आपको आता है 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 इकन्नम 3, फैक्टर कर लीजिए। 18 का भी आप क्या करिए? फैक्टर, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 इकन्नम 3। क्लियर है? अब आपने 12 का फैक्टर कर लिया है, कितना? 2 आया है 2 बार और 3 आया है 1 बार, और 18 का भी फैक्टर कर लिया है, 2 आया है 1 बार और 3 आया है 2 बार। आपको जैसा कि मैं पहले से एचसीएफ निकालना बता चुका हूँ, एलसीएम भी निकालना बता चुका हूँ। तो एलसीएम क्या है? आपको एचसीएफ निकालना है नहीं। एलसीएम कैसे निकालता है? कॉमन वाली संख्याएं बड़ी घातें और जिनका कॉमन नहीं बन रहा है वो भी निकाली जाएंगी। तो 2 दोनों में है, इसलिए 2 की बड़ी घात, 3 भी दोनों में है, उसकी भी बड़ी घात। आप देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ऑटोमेटिक ही आपको 36, वो जो समय आपको दिख रहा था जनरली एक सामान्य तरीके से, वही चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। इस तरीके से मैं चाहता तो डायरेक्ट ही आपको ये बात लिख के आपको बता देता, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताया कि आपके अंदर वो समझ भी होनी चाहिए कि इसका, आप बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर एलसीएम सीखे हैं और एचसीएफ भी सीखे हैं, तो दोनों संख्या का एचसीएफ क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इसलिए मैंने बच्चों को क्लियर करके बताया कि वहां पर पहला चक्कर 12 मिनट, दूसरा चक्कर 24 मिनट, तीसरा 36 और भी आप 48 मिनट में 18 के मल्टीपल में चलेंगे तो पहला चक्कर 18 में, दूसरे में 36, तीसरे में 54, अगले में 72, ऐसे होता जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? टाइमिंग का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। दोनों टाइमिंग नोट कर लीजिए, दोनों में कॉमन टाइमिंग सेम समय पर कब ए पर आएंगे तो 36 मिनट ही आपको दिखेगा और कोई दिखेगा नहीं। तो सेम स्थान पे और भी होंगे लेकिन उसके बाद होंगे, लेकिन सबसे पहले जो मिलेगा वो क्या होगा? 36 ही मिलेगा। तो हमें पता चल गया कि हम मल्टीपल पा रहे हैं, दोनों का जो टाइमिंग है वो आपस में क्या है? पहाड़ा है, यानी मल्टीपल है। तो मल्टीपल किस में आता है? एलसीएम में आता है। इसका मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है? तो इसलिए हम लोगों ने इन दोनों संख्याओं का क्या निकाला? एलसीएम, और आपका आंसर बेहतरीन तरीके से आ गया है। शायद आपको यह शानदार सा सेशन पसंद आया होगा। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए हम लोगों के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।